नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव में दो दौर के मतदान के बाद नए नए मुद्दे हवा में उछाले जा रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी 400 सीट इसलिए मांग रही है क्योंकि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में लगातार इस पर हमला बोला तो पहले पीएम मोदी और अब गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी है। गृह मंत्री ने कहा है राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इस मुद्दे की तपिश कहें या चुनाव का जोर संघ प्रमुख मोहन भागवत तक को एक बार फिर कहना पड़ा है कि आरक्षण जब तक जरूरी है चलता रहना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण पर बीजेपी बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है और इसीलिए राहुल गांधी जोश में हैं। लेकिन इसी के साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने कांग्रेस की सियासी फिजा खराब कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को टिकट मिला है और कांग्रेस संगठन में इसको लेकर भारी असंतोष बताया जा रहा है, जो आज खुलकर सड़कों पर दिखाई दिया। लवली तो कांग्रेस और आपके बीच समझौते के भी विरोधी थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी गई तो उन्होंने पद छोड़ दिया। तो कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां इतनी आसान नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए किसने क्या कुछ कहा है। पूरा देश का इतिहास है जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार किए हैं। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूटा, उन्हें तबाह किया। लेकिन शाहजहां ने उनको तो क्लीन चिट दे दी और सभी राजाओं महाराजाओं को अत्याचारी घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच भैया, हैव अ नाइस डे। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। उनका इस्तीफा का कांग्रेस हाईकमान ने स्वीकार कर लिया है, इमीडिएट इफेक्ट से उसका स्वीकार हो गया है। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कदम उठाना, क्या देखते हैं कितने चैलेंजेस आगे आने वाले हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, चैलेंजेस तो हर घड़ी हर पल कहीं ना कहीं से आती है, उसको कोई परवाह नहीं होती। कोई थोड़ी छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली एकम के अध्यक्ष थे, उन्होंने दिया तो हो सकता है थोड़ी बहुत चैलेंज हमारे सामने आएगी, मगर वो भी चैलेंज नहीं है कि जिसकी वजह से हम ठप हो जाएं, हमारा काम रुक जाए, हमारे कैंडिडेट जो है हार जाए। ये एक नॉर्मल चैलेंज है। एक ह्यूमन रिसोर्सेज का मामला जो होता है उसमें कहीं ना कहीं गैप फिलअप करने का मामला होता है, हो जाएगा। आरोप लगाया गया आप पे कि आपके द्वारा फैसलों को कहीं ना कहीं काटा गया। हाँ, मैंने कहीं ना कहीं जगह पे उनको जरूर से रोका है। वो आरोप का मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि जो लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए वो प्रमोट हो रहे हैं और उसकी वजह से पार्टी के अन्य वर्करों पर उसकी बहुत ही गहरी जो है डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होने जा रही है। तो एक इंचार्ज के तौर पे मेरा वही कर्तव्य रहता है कि पार्टी का जो यूनिट होता है, जो तो स्टेट का, वो सही दिशा में जाता है कि नहीं जाता है वो देखता रहूं, और वो थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उसको सही दिशा देता रहूं। तो वो आरोप का मैं स्वीकार करता हूं और उन्होंने जो बाकी मुझसे जो कहा है, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, सब बाकी के साथियों को मेरी सोच के बारे में, उसको मेरी सोच ठीक नहीं लगती हो तो मैं स्वीकार करता हूं कि कबीरा जग में मुझसे बुरो ना कोई। कैंडिडेट्स को लेके बहुत सवाल उठाया है, बाहरी कैंडिडेट्स दोनों। मैंने कह दिया, कैंडिडेट के मामले में बाहरी कैंडिडेट नहीं होता है ना तो घर का होता है। पूरे ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में, जो तो स्टेट के पर्सपेक्टिव में जो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट लगते हैं उसको हाईकमांड के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, कांग्रेस की पार्टी की ओर से सिलेक्ट किया जाता है और उसका स्वीकार करना डिसिप्लिन से वही हर कांग्रेस वर्कर का कर्तव्य बनता है। अपने थोड़े निजी स्वार्थ के लिए कि मैं कैंडिडेट बनूं, वो करूं, उसके लिए इतना हंगामा पैदा करना, ये करना किसी भी सीनियर कांग्रेसमैन को शोभा नहीं देता। किस तरह का असंतोष है
कन्हैया कुमार को टिकट देने को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली से, बिहार के हैं कन्हैया कुमार जो दिल्ली के जेएनयू में रहकर पढ़ाई करते थे और इसी दौरान छात्र राजनीति से राजनीति में आए, उनको टिकट देने को लेकर भारी विरोध है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद, आशीष मिश्रा साहब, जिस तरह से दिल्ली में आज हुआ ऐसा कांग्रेस में दिखता नहीं था बहुत समय से, लेकिन ये अचानक आप लोग जो आगे बढ़ रहे थे इस पे बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है, बहुत खराब मैसेज चला गया है पूरे देश में, क्या कहेंगे? देखिए पांडे जी, देखिए ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि ऐसा मैसेज कुछ गलत गया है, मैसेज कुछ गलत नहीं गया है। मैं इतने वर्षों में पहली बार मैं प्रभारी के तौर पे नियुक्त हुए किसी प्रभारी ने इतने खुले तरीके से जो अपना वक्तव्य रखा है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसी प्रकार से पूरे देश में जो भी लोग जहाँ पे प्रभारी बन के जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका दायित्व होता है कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि फाइनली रिपोर्ट उनको रिजल्ट करके आलाकमान को देना होता है, तो उनकी जरूरत है कि अगर वही नहीं करेंगे, मनमानी तरीके से किसी को भी पद अगर दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको विरोध करना होगा। और ये कहने की सिर्फ बातें हैं कि गलत मैसेज जाए, कुछ लोगों में शिकायत। आशीष मिश्रा जी 4 बार के विधायक है अरविंदर सिंह लवली जी, और दिल्ली में सिखों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है आप लोगों के लिए, मानिए आपकी बात को। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, देश की जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहा है। आज के डेट में जरूरत है कि किसी भी प्रकार से संविधान को बदलने वाले को, जो बार बार जिनके सांसद घोषित कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो आज बोलने पे मजबूर हुए हैं, वो चर्चा का विषय है आशीष जी, वो चर्चा का विषय उस पे आऊंगा, पहले दिल्ली बात कर लेते हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा साहब, ठीक है खेमचंद शर्मा साहब, जो चुनाव लड़ने की जरूरत है, तो देश की जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं पांडे जी बड़े ही विनम्रता के साथ एक चीज मैं कहता हूं आपको कि अभी भी पार्टी के भीतर जो लोग ऐसी मनसा लगा के बैठे हुए हैं, पार्टी आला कमान उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रही है। मैं पार्टी से निवेदन करता हूं कि इसके पहले वो इस्तीफा दे, उनको पार्टी से बाहर निकालो। मतलब अरविंदर सिंह लवली को पार्टी से निकाला जा रहा है? मैं क्या कह रहा हूं कि जो लोग ऐसी मंशा रख के, अगर टिकट आने वाले समय में जो होगा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है, क्योंकि 4 बार के चुने हुए विधायक थे, वो कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, एक उनका समूह वर्ग रहा है जो कांग्रेस पार्टी में उनको बड़ी उम्मीद की किरणों से देख रहा था, उम्मीद की नजर से देख रहा था। तो आज उनका जरूरत था कि 14 बार के चुने हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आपके मन में कुछ भी बात थी तो खड़गे साहब को आपको कहना चाहिए था, न कि कोई पत्र लिख के आप मीडिया में उसको डालें। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बार संदेश भिजवाया, बहुत बार संदेश भिजवाया, हमसे पूछा तक नहीं गया और सीधे सीधे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया। कन्हैया कुमार जी का वैसे बहुत विरोध बताया जा रहा है। पांडे जी, आपको लगता है ऐसा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई बात अगर आलाकमान को देता रहा और मीडिया में भनक भी ना पहुंची हो, ये कब की चर्चा का विषय हो जाती? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, लवली को जो है निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि इनको उनका सख्त कार्रवाई करेंगे, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये इनका इंटरनल मैटर है, बट इनकी ये आदत को दिखाता है कि ये किस तरीके से अपने नेता और कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। एक नेता और कार्यकर्ता जो असली बात कर रहा है, जो सही बात कह रहे हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, जमीनी बात कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि उनको बाहर फेंक देना चाहिए, लताड़ देना चाहिए, उनको अपमानित करके बाहर कर देना चाहिए। ये सब चीज दिखाता है कि अपने ऐसे कार्यकर्ता सेवा दी, उनके बारे में। पांडे जी गलत बोल रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद शर्मा जी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा अनुशासनहीनता करने वालों को बाहर करना चाहिए। अभी मैं ये बात कहूँ क्या, अभी तक लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल अगर उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, इस बात की गारंटी लेती है?
और अभी जिस तरीके से आप कन्हैया कुमार को देखेंगे, कन्हैया कुमार ने क्या किया? वो भारत के टुकड़े करवाना चाहते थे, क्या दोष है? कश्मीर को अलग करवाना चाहते थे। इन्होंने का क्या दोष है? कन्हैया कुमार इतने कम उम्र का एक ऐसा युवा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के इतने उम्र के बाद भी पार्टी डालकर पूरे देश भ्रमण कर नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी की नीतियों को चुनौती देते हैं। इकट्ठे नहीं है, विचारधारा इकट्ठी नहीं है। आशीष जी एक एक करके बोलिए। आशीष जी कि जब ये एरिया में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो इनको मुंह छिपाना अपना भारी पड़ जाता है। इनको कोई ब्याह शादी में नहीं बुला रहा है, प्रोग्राम में नहीं बुला रहा है। जब प्रोग्राम ब्याह शादी में जाते हैं तो लोगों से 100 क्वेश्चन पूछते हैं। आप उसी केजरीवाल जी के साथ करें जो आपको भ्रष्टाचारी कहता था, आपको गालियां देता था, शीला जी को गालियां देता था, शीला जी को भ्रष्टाचारी कहता था, गांधी परिवार को भ्रष्टाचारी कहता था। अब आप कैसे उनके साथ खड़े हैं, कैसे आप उनके साथ मिलके प्रचार प्रसार करेंगे? हालात ये है कि जहां से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, वहां उस कैंडिडेट के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी जमीन पे नहीं जा रहा है। और जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है, जैसे हमारे चांदी चौक से, चांदी चौक का बोलने पे आओगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे उंगलियां उठाया करती थी। आशीष जी अभी आपको मौका दूंगा। आशीष जी मौका दूंगा ना। देखो पीछे बोलेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने समय में ही बोले और अब भी बोलना चाहते हैं लगातार। ये दिखाता है आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी ऐसे बोलिए खेमचंद जी बोलिए। डिफेंड करने की कोशिश, ऐसे प्रोडक्ट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफ्यूज हो चुका है, फेल हो चुका है, जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो रिजेक्टेड हो चुका है। अब आशीष जी कुछ भी करें, लवली जी को गाली दें, लवली जी को बाहर करें, कांग्रेस उनको बाहर करे, लेकिन कांग्रेस का जो असली चरित्र है, और वो चरित्र एक तरफ इम्पीचमेंट की पॉलिटिक्स और उसमें मुस्लिम लीग की छाप, दूसरी तरफ कम्युनिज्म का कब्जा। तो जो कन्हैया जी है वो कम्युनिस्ट की छाप है, कम्युनिस्ट का पूरा एग्जाम्पल है जो कांग्रेस में कब्जा हो चुका है। दूसरी तरफ वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तोड़ने की पॉलिटिक्स करते हैं, समाज में बिखराव करने की पॉलिटिक्स करते हैं, और ऐसे ही उदित राज। ठीक है आशीष जी जवाब दीजिए। अब इनकी जो मर्जी जो कर रहा है, खेमचंद जी ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है खेमचंद भाई को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि खेमचंद्र भाई, अगर आप ऐसा आरोप लगाओगे, देखोगे, तो मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला से लेके जितने आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर लगाए थे, आज उन सभी आरोप के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके न कि सिर्फ आपने शामिल किया है, कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों को जौनपुर से टिकट दिया है, राज्यसभा का आप लोगों ने मेंबर बना के भेजा है। आप लोगों की अवस्था कैसी है सोचिए। और अभी भी आपका लवली प्रेम जो जाग रहा है, अच्छी बात है। अब खेमचंद जी आप पीछे बोल रहे हैं, खेमचंद जी अब आप बोल रहे हैं, शांत रहिए। नहीं, और कन्हैया कुमार की बात रह गई। कन्हैया कुमार को 2016 के बाद से मुझे एक बात बताएं कि जो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि उस दिन कार्यक्रम के दौरान 10 से 15 नकाब पोस्ट लोग आए थे जिन्होंने नारा लगाया था, आज तक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट क्यों नहीं डाली? प्रतिभा रानी, जस्टिस जो प्रतिभा रानी जी थी, उन्होंने कहा कन्हैया कुमार के ऊपर इस तरह की कोई संलिप्तता का आरोप उसके अंदर वीडियो में सिद्ध नहीं होता, ऐसे कोई नारेबाजी साबित नहीं होती। आशीष जी ठीक है, लेकिन देखिए आशीष जी सुन लीजिए, टुकड़े टुकड़े वाली बात हटा दीजिए, टुकड़े टुकड़े वाली बात हटा दीजिए। लेकिन कन्हैया जी ने अपने पोस्टर लगाए, उसमें लोकल नेताओं को कहीं जगह नहीं दी, केजरीवाल जी का फोटो लगाया और राहुल गांधी का लगाया, अपना लगाया, कहीं ना दिल्ली का कोई नेता था उसमें, संदीप दीक्षित बड़ा नेता है, उनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं था, तो सारे लोग नाराज है। ये बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर कोई भी बात है तो अच्छा, आप कोई बात रह गई, आप मुझे बताइए, पूरे देश में घूम घूम के नरेंद्र मोदी जी अगर कहें कि आप मुझे देख के वोट दीजिए, मेरी गारंटी पे आप मुझे वोट दीजिए, तो क्या वो जाके लखीमपुर खीरी में ये कह सकते हैं कि जो अजय मिश्रा के बेटे ने आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के कुचला थार से, वो कह सकते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने कुचला था? किसानों के बीच में ये संदेश देंगे वो? तो ये कहीं न कहीं ये चीजें सिद्ध होती हैं कि लोकल क्षेत्र पे चुनाव हो रहा है, और अगर आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे आपका सम्मान है। और आप कैसे कहते हैं कि लवली जी का फोटो नहीं लगा है कार्यालय पे? जो आप बहुत सारे मीडिया मैंने देखा है कि कार्यालय, जो चुनाव का कार्यालय है, उसके अंदर बाकायदा लवली सिंह जी का फोटो है। कन्हैया कुमार जी ने जो बनाया अपना कार्यालय, उसकी बात हो रही है, वहां की फोटो नहीं लगाया, वहां सम्मान नहीं दिया लोकल नेताओं को। ये बात आप देखिए, मुझे अगर मेरा कार्यालय ओपन करना होगा, मैं मेरे कार्यालय के अंदर महात्मा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का फोटो लगाऊं, राजीव जी, प्रियंका जी, राहुल जी का लगाऊं?
सोनिया जी का लगाओ। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरी श्रद्धा किससे? अब मैं पूरे अपने कार्यालय की दीवार फोटोओं से भर दूं? इससे बेहतर है कि मेरे कार्यालय में अगर लोग आते हैं तो वहां पे मेरे कामों को दिखाया जाए। ठीक है। ठीक है। और रह गई बात कन्हैया कुमार पे, इन लोगों की इतनी सफाई होती तो इन लोगों को आरोप लगाने के लिए आज तक इन लोगों को सिद्ध कर देना चाहिए था। आप लोग यही हुआ, आपने सिर्फ दूसरे को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए। आप इनसे पूछिए, हमारे खेमचंद भाई से, ये माफी मांगेंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का इन्होंने आरोप ठीक है, उसके झूठा आऊंगा लगाया मैं, था। आऊंगा, ठीक है, कोयला घोटाला ठीक का है, मुझे आरोप आगे इन्होंने बढ़ना। कांग्रेस संजीव पार्टी निगम पे साहब, झूठा लगाया ठीक है, था। ठीक है आशीष जी, ठीक है। संजीव निगम साहब, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ आए हैं, उसको लेके दोनों ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में उतना जो है असमंजस बना हुआ है। ये दिल्ली में कहीं ना कहीं निगेटिव जाएगा आप लोगों के खिलाफ भी, क्योंकि जो अभी जो कांग्रेस में जो बगावत हुई है लोकल स्तर पर, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी शामिल किया जा रहा है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का आपस में कोएलिशन है और ये कांग्रेस पार्टी का अंदर का मामला है। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई कमेंट करना उचित नहीं है। बाकी सामंजस की बात है, सामंजस बैठाना मुश्किल नहीं हो रहा है। नहीं, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ये है वो अपना कर भी लेंगे। खड़गे साहब ने उनका इस्तीफा मंजूर भी किया है, अभी मैंने सुना है। वो क्या करना है, कैसे करना है, वो उनका अंदर का मामला है, वो संभाल लेंगे। सभी जगह ऐसा आता है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी कितने प्रत्याशी बदले। ठीक है, उनको लगता है पहले इन्होंने यहाँ बदला, इसको दिया, फिर उनको लग रहा है इसको देना चाहिए। तो जब तक का नॉमिनेशन नहीं हो जाता है तब तक का हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो किसको जगह दे, किसको स्थान दे। और कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लवली जी का अंदर जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है और वो फिर संजीव निगम साहब, देखिए आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस का समझौता केवल दिल्ली में हुआ है, पंजाब में तो हुआ नहीं। दिल्ली में भी केवल जो आपने 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को, उसमें भी अगर इस तरह के हालात होंगे, उस पर भी 3 दी हैं, तो उस तरह भी ऐसे हालात 4 आदमी लिए हैं। अगर ऐसे हालात होंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ेगा ना। नहीं, ये इसमें मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा किसी प्रकार का कमेंट करना जो है उचित रहेगा। अगर नहीं होता तो ठीक बात थी। अब हमारी पार्टी में तो आप देखिए, सुनीता केजरीवाल जी प्रचार कर रही हैं। कल भी उन्होंने रोड शो किया ईस्ट दिल्ली में, आज वेस्ट दिल्ली में किया है, और नॉमिनेशन भी कल से मैं समझता हूँ शुरू हो जाएंगे। तो उसमें कब किसको कैसे कराना है तो होना चाहिए। लेकिन आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज में भी आखिरी क्षण में जो है वहां के प्रत्याशी बदले गए और स्वयं अखिलेश यादव जी ने अपना नामांकन कराया, उन्होंने कई सीटों पर कराया। तो ये होता है, ठीक है। अब ये कांग्रेस का अंदर का मामला है। कांग्रेस जिसको समझेगी क्या है, किसको कोई जिम्मेदारी देनी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात है। बोलिए आशीष जी, बोलिए। अच्छा होता, ठीक है पंडित जी, देखिए आम आदमी पार्टी के साथ में और इंडिया अलायंस के साथ में जितने लोग हैं, हम लोगों का गठबंधन इंडिया पे पूरे भारत में हुआ है। यदि किसी को लगता है कि हम यहाँ पे ज्यादा मजबूत हैं, हम अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। इस वजह से हम लोगों ने आजादी के साथ में कहा है, यदि आपकी मजबूती लगती है, आपको अकेला चुनाव लड़ना है, निश्चित तौर पे आपको लड़ना चाहिए। लेकिन पंजाब और दिल्ली को इसके बाहर अगर आप निकले तो आप पूरे भारतवर्ष में देख सकते हैं कि हम सभी सहयोगी 26 के 26 सहयोगी दल एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में नहीं लड़ रहे, यहाँ पे हम लोगों ने अपने मनभेद को मिटा के कुछ पल को साइड में रखे, देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली को अलग क्यों कर दिया? पंजाब मान सकता हूँ, दिल्ली क्यों अलग कर दिया आपने? नहीं, मेरा कहने का मतलब दिल्ली में स्पष्ट है कि हम दोनों साथ में हैं, बराबर। पंजाब में आपके अनुसार जो है कि हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर लड़ रहे हैं। उनको वहां पे लगता है कि हमको लड़ना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अब उसके अलावा बाहर आप जाइए, गुजरात में हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोगों में आपस में तालमेल बैठा है, सामंजस्य बैठा के हम लोगों ने आपस में सीटों का बंटवारा किया है। जहां जहां जरूरत पड़ी हम लोग एक दूसरे के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। ऊपर लेवल तो हो गया, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य नहीं है। बात ये सामंजस्य जब तक कार्यकर्ता में नहीं होगा, नहीं, आपने देखा ही नहीं। सुनिए, देखिए, नेताओं की बात अलग होती है, कार्यकर्ताओं की बात अलग होती है। आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी आज जब रोड शो कर रही हैं, कल उन्होंने रोड शो किया, आपने देखा होगा उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथ में हैं।
और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन के बाद मैं खुद भी दिल्ली पहुंच रहा हूं बतौर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। मैं दोनों ही पार्टियों के समर्थन में काम करने के लिए जाऊंगा। चलिए ठीक है। आनंद त्रिपाठी साहब, आपने पूरा सिनेरियो देखा, पूरे दिन का लगातार दिन भर घटनाक्रम चलता रहा। 4 बार के विधायक हैं, 10 साल मंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता है अरविंदर सिंह लवली। दिल्ली में एक जमाने में उनकी तूती बोला करती थी। ऐसे बड़े नेता को जिस तरह से जो है आज कांग्रेस कह रही है निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डेंट करेगा कांग्रेस को। नवीन पांडे जी, सुधारना चाहूंगा। देखिए, मैंने ये बात नहीं कही है कि निकाल दो। मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही कि उनके मन में जो कोई बात है पार्टी के आंतरिक मामले को अध्यक्ष जी के सामने पेश करना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने तो ये कहा है कि हम पार्टी बने हुए हैं। जी आनंद जी बताइए। तो आप लोग थोड़ा सा जरा सहयोग कीजिए। ऐसा आप लोग करेंगे तो नहीं हमारा परेशान हो जाएंगे। जी आनंद त्रिपाठी सवाल देखिए, जी कांग्रेस में समस्या तो है ही है। उस समस्या का प्रकटीकरण है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा पद से। अब पार्टी उसको कैसे निपटती है वो उनका अपना मसला है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वो अरविंदर लवली की बातों से सहमत नहीं है और तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। बेहतर होता कि वो अरविंदर लवली से बात करते और उनकी समस्याओं पर इस लेवल पर आकर के विचार करते, लेकिन कांग्रेस में ये चीजें पिछले 2-3 सालों से हो नहीं रही हैं। एक स्वभाव बना लिया गया कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग चले गए और सभी ने यही बात कही कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। अब एक हो सकता है अपने स्वार्थ बस ये बात कह दे, 2 कह दे, लेकिन 20 लोग गए और 20 ने वही बात कही कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है पार्टी में। तो ये बात दिखाती है कि पार्टी में इंटरनल कम्युनिकेशन का कितना अभाव है। पार्टी के लोग आकर के टेलीविजन चैनलों पर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो लोग प्रवक्ता जो पार्टी की बातों को बड़े गंभीरता से, बड़ी दम से, हर तर्क और कुतर्क के साथ रखा करते थे टीवी चैनलों पर, उन्होंने पार्टी बदल दी। तो ये दिखाता है कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर बहुत समस्याएं हैं। बिल्कुल समस्याएं और हैं। पार्टी उनको सुलझाने में बहुत इच्छुक नहीं दिख रही है। ये बड़ी अजीब स्थिति है। एक कन्हैया कुमार जैसे आदमी जो कि धुर वामपंथी सोच वाला आदमी है, उसके लिए कांग्रेस अपने सिपाहियों को बलिदान करे। लेकिन आनंद जी, कन्हैया कुमार जी एक अच्छे वक्ता है और लगातार राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में शुरू से लेकर आखिर तक डटे रहे और राहुल गांधी के आज बड़े भरोसे विश्वास में हैं। ऐसे में अगर कोई नेता का भरोसेमंद होता है, अगर मोदी जी का कोई भरोसेमंद है बीजेपी में, तो उसकी कोई मुखालफत कर नहीं सकता। तो ये भी अरविंदर सिंह लवली को समझना चाहिए था। खैर, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है कई मुद्दों की। एक मुद्दा है आरक्षण का। लगातार राहुल गांधी उस पर हमला कर रहे हैं, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। ये डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। बहुत बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है इसके साथ, दलित वोट, पिछड़ा वोट, ओबीसी वोट। बीजेपी परेशान है, बड़े से बड़े नेता बयान दे रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आशीष मिश्रा साहब प्रवक्ता कांग्रेस के, संजीव निगम जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत तगड़ा हमला है, पार्टी को समझ में आ चुका है। पहले मोदी जी जवाब देने उतरे, आज अमित शाह जी उतरे, भागवत जी को भी उतरना पड़ा, तेलंगाना में थे। कैसे संभालेंगे आप? जो है राहुल गांधी पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। राहुल गांधी हर दिन जब निकलते हैं तो ये तय कर लेते हैं कि अब समाज को तोड़ने के लिए, अब देश को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। उनको कुछ सुगुफा सुबह दे दिया जाता है और वही वो फेंक देते हैं। वो कोई भी सकारात्मक बात नहीं करते, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते, वो बात नहीं करते जो देश को आगे ले जाने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 साल के काम को दिखाती है जो कांग्रेस के 65 साल के काम से 1000 गुना अच्छा है। वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने संकल्प पत्र को दिखाते हैं जो भारत के लिए रोड मैप प्रस्तुत करता है किस तरीके से हम थर्ड टर्म में अपने देश को बिगेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, युवाओं को मौके देंगे, महिलाओं को पावर करेंगे, किसानों को पावर करेंगे, गरीबों को पावर करेंगे। 25 करोड़ गरीबों को हम लोगों ने ऑलरेडी गरीबी से बाहर निकाला है। और कांग्रेस के पास जो इनका सो कॉल्ड न्याय पत्र है वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, मुसलमानों को खुश करने की इनकी कोशिश है।
ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन को मुसलमानों को देने की साजिश है। तो इनके पास कुछ है नहीं, किस तरीके से डिवाइड एंड रूल खेला जाए ये वो करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने स्पष्ट कर दिया है, जब तक हमारा एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज एम्पावर नहीं हो जाता, जब तक वो एट पार नहीं आ जाता, तब तक रिजर्वेशन को कोई छू नहीं सकता। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, और जब तक संघ की विचारधारा है तब तक कोई आरक्षण को छू नहीं सकता। ये अफवाह फैला रहे हैं, हार चुके हैं, इसीलिए मुद्दों पे बात नहीं करते, इसीलिए समाज को तोड़ने की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है आशीष मिश्रा साहब, पहले कहा था संघ प्रमुख ने, बिहार में एक बार कहा था कि आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की बात उन्होंने की थी, आप लोगों ने उसको बता दिया कि आरक्षण के विरोधी हैं। आज तेलंगाना में थे, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि नहीं नहीं, आरक्षण जब तहत चलता रहे, जब तहत चलता, हम कोई विरोधी नहीं है। अमित शाह जी ने बोल दिया। अब आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नवीन पांडे जी, इस बात को समझने की जरूरत है, और आप लोगों को भी थोड़ा जो शब्द है ना, वो जस का तसी रखिए, उसको तोड़ मरोड़ के अगर किसी की छवि को पेश करोगे तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। हमने तो इसे पूछा कि संघ प्रमुख ने जो आज और सफाई दी उस सुनिए, पर आप संतुष्ट हैं? सुनिए, यही तो बोला है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, चाहे संघ प्रमुख हो मोहन भागवत जी, चाहे नरेंद्र मोदी जी, चाहे अमित शाह जी, चाहे योगी आदित्यनाथ जी, इन सभी लोगों की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कारण मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जो राहुल गांधी जी ने कहा था, राहुल गांधी जी की लड़ाई आखिर में क्या चल रही, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी दो तरह का भारत बनाना चाहते हैं, एक अमीरों का भारत और एक दूसरे गरीबों का भारत। अब मैं बताता हूं आपको, आदिवासियों के सर पे पेशाब करने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आदिवासियों के सम्मान के लिए हमें इन लोगों को आगे ले आना होगा, इन लोग की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है, भले हम सरकार में नहीं है। दूसरा, महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने संसद भवन का निर्माण करवाया, उसके उद्घाटन में आपने महामहिम राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया? उसका कारण था, वो एक विशेष आदिवासी वर्ग से आती है। ठीक राम मंदिर के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी और आपके योगी आदित्यनाथ जी, महामहिम जी के लिए कोई जगह नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो एक विशेष वर्ग से आती है। और मैं अमित शाह की बात करता हूं, 2 करोड़ रोजगार का जब वादा हुआ था, उसके बाद के इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया वो तो चुनावी जुमला था। ये देश का एक इतना बड़ा सत्ता वाला व्यक्ति कह सकता है? सोचिए, तो अगर आप इस तरीके से जुमला और बाकी चीजों में बातों को बहका दोगे चुनाव जीतने के लिए, 2 करोड़ रोजगार का वादा आपने किया था, 15 लाख रुपए खाते में देने का वादा किया था। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और कानून में एक बदलाव और होना चाहिए कि चुनाव के दरमियान जब नेता इस तरह की घोषणाबाजी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं और उसको अमल में नहीं लेके आते हैं तो उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि आप जनता को झूठ फरोब करके उनसे राजनीति कर रहे हो, उनको बहका रहे हो। आप अभी हिंदू मुस्लिम करके ये थक गए तो अब ये मंदिर मस्जिद पे आए हैं, राजा महाराजाओं पे आए। अरे राजा महाराजा बिल्कुल अत्याचार करते थे पुराने जमाने में, लेकिन उन्होंने किससे ले आके जोड़ा पता है? महाराष्ट्र के ट्विटर हैंडल पे महाराष्ट्र प्रदेश के शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी से हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, बीच समुद्र में सरकारी हजारों करोड़ रुपया सरकारी खाते से खर्च करके देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में बीच समुद्र में आके 1 लोटा जल डाल के छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक बनाने का इन्होंने भूमि पूजन का उद्घाटन किया था। अब मुझे बताते हैं कि पिछले 6-7 साल में आपने क्या किया उसके अंदर? मतलब सिर्फ आप क्या है महाराज के नाम पे गुमराह कर रहे हो। आज इनका पूरा उठा के महाराष्ट्र का देख लीजिए। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की भूमि पे मैं रक्षण के लिए बाला साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे, एक तरफ बाला साहब ठाकरे का पोस्टर, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का, और इन सबसे बड़ा हर पोस्टर पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पोस्टर हुआ करता था। लेकिन आज आप देखिए पूरे पोस्टर से छत्रपति शिवाजी महाराज गायब है। तो सबसे ज्यादा अगर वीर सपूतों का देश के अगर कोई अपमान करने वाला व्यक्ति है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम लोगों ने दलितों को बांध के मारना,
दलितों को फांसी पे लटकाना, दलितों के घर पे बुलडोजर चलाना, दलितों के ऊपर अत्याचार करना, दलितों की महिलाओं के साथ में रात को उसको जला देना, ये सब क्या कहलाता है? ठीक है। इस वजह से राहुल जी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि राहुल जी, देखिए राहुल जी की बातों को मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए ताकि ये किसी सबको पता चल जाए कि किसकी कितनी आबादी है, ताकि उन जो पिछड़े वर्ग पे समाज के जो लोग रह गए हैं, यदि मान लीजिए कि हमारी सरकार ने उनको आगे नहीं ला पाया, अगर हमारी गलती है तो मैं विनम्रता पूर्वक उस गलती को स्वीकार करता हूं। और अब से जब मैंने बागडोर संभाली है तो मैं चाहता हूं हर वो अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का गरीब भी हो, यदि वो पिछले पायदान पे है तो निश्चित तौर पर देश की संवैधानिक संस्थाओं पे उसका अधिकार है, उसके भी परिवार को आगे लाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कभी ये नहीं कह पाते चलो मैं तो मान लिया कि 2 करोड़ रोजगार आपका जुमला था। सर, हमने जो आपको 30 लाख सृजित रोजगार दिए हैं, आप वो भी तो नहीं भर पाए। ठीक है आशीष जी, ठीक है, किसका हक आपने मारा? ठीक है। संजीव निगम साहब, जिस तरह संघ प्रमुख ने आज सफाई दी है, अमित शाह जी ने सफाई दी है, मोदी जी लगातार सफाई दे रहे हैं, राहुल गांधी जी लगातार मुद्दा बना रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से इस पर क्या स्टैंड है? देखिए ऐसा है, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भरोसे लायक तो पार्टी है नहीं। इसकी बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि एक बार नहीं 2 बार जो है कि कई बातों को देखा जा चुका है। अब तीसरी बार जानबूझ करके अगर हम कूदे तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे नहीं कह रहे हैं, पिछली 2 बारी से देखा गया है जो इन्होंने कहा। आप बताइए आपके पास क्या और कोई काम नहीं है जो जनता के हिस्से जुड़े हुए हो? जैसे महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, तमाम दूसरे ऐसे हैं। इन्होंने कहा कि साहब हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ नहीं किया। तो अब आम आदमी कब तक भरोसा करेगा इनके ऊपर? तो कहीं ना कहीं तो उसे एक डिसीजन लेना होगा। तो अब ये सही वक्त है, चुनावों का माहौल चल रहा है, लोग देख करके समझ करके, क्योंकि अब तीसरी बार इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2 बार भरोसा करके देख लिया है, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन भी मौजूद है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। और आप देखिएगा ये बेहद चौंकाने वाले परिणाम आपको मिलेंगे। 4 जून को आपको जब देखिएगा रिजल्ट आएंगे तो ये लोग कहें कुछ, जैसे आपको याद होगा 2004 में भी एक बड़ी स्थिति आई थी, जो लोग कहते हैं इंडिया साइनिंग फील गुड। तो कुछ इसी प्रकार का वातावरण चल रहा है। जब इनकी तरह इनकी जमीन से जो जमीन खिसकेगी इनकी पैरों से, तब इन्हें समझ में आएगा। क्योंकि ये आम जन की बात सुनते कहाँ है, तो सिर्फ अपने ही बात कह रहे हैं। अरे भाई अपनी बात आप बताओ कि आपने किया क्या है। आप हमेशा कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा करते हो। आप अपने घोषणा पत्र की बताओ ना कि हम ये कर रहे हैं और ये हम करेंगे, तो वो आप चर्चा नहीं कर सकते हो। तो कब तक ऐसे चलेगा? तो लोगों ने देख लिया है, तो ये भरोसे लायक नहीं है। तो जाति जनगणना वाले जो स्टैंड है इनका, जो वादा है, उस पे आप लोगों की पूरी सहमति है आम आदमी पार्टी? ऐसा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने पहले ही कह दिया, ये झूठा पार्टी है। नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं। जाति जनगणना का जो वादा किया है राहुल गांधी जी ने, उस पर आम आदमी पार्टी की पूरी सहमति है। वो अभी आने दीजिए, जब सरकार बनेगी तो सरकार बन करके इसमें जो भी नया नेतृत्व तो संभालेगा, उसमें चीजें आएंगी सारी खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज अभी मैं देखिए ऐसा है ना, अभी हम लोग गठबंधन में है और मैं उस तरीके की बात नहीं करना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा दक्षिण में जो है किसी एक नेता ने कह दिया कि साहब ये तो हम नहीं चाहते कि हम ऐसी कोई वाणी बोले और फिर उसको आप लेकर के तो ना, हम लोग समझते हैं चीजों को तरातल पर, तो हम ऐसी कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अनुचित हो। वो अभी तो आज से जो मुद्दा है, ज्यादा से ज्यादा इसके गठबंधन के सांसद चुन करके आए, और जब सांसद ज्यादा से ज्यादा चुन के आएंगे तो अपने आप नेतृत्व चुन लेंगे कि किसे नई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, और फिर मिल करके वो तय करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा ठीक है संजय जी, ठीक है, कैसे चली वो ठीक बात है। आशीष जी कुछ कह रहे हैं क्या? जल्दी से कहिए, फिर मुझे आगे आनंद से पूछना है। संजय सिंह जी ने
ऑलरेडी जातीय जनगणना का समर्थन किया हुआ है। उन्होंने जिस दिन जेल से छूट के आए थे उस दिन के बयान में आप उनको देखेंगे तो उन्होंने आरक्षण के विषय में ये बात की थी और जातीय जनगणना का खुल के समर्थन किया था। ठीक है, चलिए ठीक है। खेमचंद जी आता हूं पहले आनंद जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं और बीजेपी संविधान के मुद्दे पे खास तौर से बड़ी बचाव की मुद्रा में है और ये मुद्दा अब बहुत आगे जाता दिखाई दे रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी को समझ में आ गया है यही एक मुद्दा है जिस पर हम इनको घेर सकते हैं। मंगलसूत्र का जवाब संविधान से। संविधान पर खतरे की बात कांग्रेस क्या करेगी जो संविधान को स्थगित कर चुकी है अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में। उस देश की जनता क्यों उस बात पर, उस डिस्कोर्स को मानेगी और उस पार्टी से मानेगी जो ऑलरेडी डेंट कर चुकी है संविधान को। केशवानंद भारती के मसले में संविधान के मूल ढांचे का जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जजों का फैसला आया था 7-6 से, उसके तुरंत बाद संविधान का संशोधन किया गया बिना संसद में बहस कराए और संविधान के मूल उसमें समाजवाद को जोड़ा गया। तो जो डेंट कर चुके हैं संविधान को वो ऑलरेडी डर दिखा रहे हैं संविधान के को डेंट करने और बदलने का, तो जनता उस डिस्कोर्स में नहीं फंसने वाली है। इस देश में लोगों को ये सारा इतिहास पता है। तो संविधान बदले जाने का जो डर है, जनगणना के साथ मिलके संविधान का मुद्दा बड़ा प्रभावी हो जाता है। अब ये दूसरी बात है। अब आप इसको अलग समझिए। जातीय जनगणना में पहले भी कह रहा हूं कि समाजवादियों ने 1965 के बाद से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जातिगत कार्ड, ओबीसी का कार्ड खेलना शुरू किया और धीरे धीरे कांग्रेस को डेंट किया। वही काम आज कांग्रेस अब वापस बीजेपी के लिए करना चाह रही है। लेकिन 1965 और 75 के बीच जो कांग्रेस का नेतृत्व था और जो वर्तमान बीजेपी का नेतृत्व है और जो उस वक्त की जनता थी और जो आज की है, इसकी सोच में बड़ा फर्क आ गया है। जाति के इस खेल से आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वीपी सिंह ने कोशिश की जाति का खेल खेल करके, वो आज कहां विलुप्त है पता नहीं है। तो कांग्रेस में राहुल गांधी जो जाति का खेल खेल रहे हैं ये सफल होने वाला नहीं दिखता है क्योंकि लोग आज जातियों से बाहर आ गए। ये ठीक है कि भारत में चुनाव में जाति एक मुद्दा होती है, लेकिन ओवरऑल जाति ही सारा मुद्दा बनकर चली जाए ये बात नहीं हो सकती है। आप एक समय नारा दें कि 2 ही बच्चे अच्छे और उसके बाद क्या नारा दें कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कैसे चलेगा देश में? पहले तो आप एक वर्ग को ये दिखाते हैं सब जुबान की बच्चे कम पैदा करिए और उसके बाद कहते हैं आगे चल करके उसके 40 साल बाद कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश समझता है इन सब बातों को। ये आज ये खेल नहीं चलने वाला है। और आरक्षण की जहां तक बात चल रही है, देखिए आपने सही मुद्दा उठाया था कि 2015 में बिहार के चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत ने कही थी। मोहन भागवत ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि जो आरक्षण के विरोध में रही हो। उन्होंने बहुत एक्यूरेट डेटा दे करके कहा था कि दलितों में सिर्फ तब तक 1947 से लेकर 2014 तक की का डेटा दिया था उन्होंने कि सिर्फ 6% दलित वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठा पाए थे। तो मोहन भागवत ये कहना चाह रहे थे कि इस पर विचार करके कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे दलितों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन डिस्कोर्स बदल दिया गया। तो वही कोशिश आज की जा रही है। एक बार ये काट की हांडी चढ़ चुकी है, अब नहीं चढ़ने वाली है। लेकिन राहुल गांधी को दिक्कत यह है कि एक बार राफेल का मुद्दा लेकर के आए, उन्हें लगा कि अब राफेल नेस्तनाबूद कर देगा सरकार को। अब वो जातिगत जनगणना की वही कोशिश जिससे कांग्रेस मात खा चुकी है उसी को दोबारा से, क्योंकि राहुल के पास अपनी कोई नीतियां नहीं है, वो हर बार नीतियां उधार की लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आनंद जी थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझिए कि पहले 2 फेज जो चुनाव आए हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को बढ़त मिलती दिखी है और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। आशीष जी जल्दी से बोलिए, फिर मुझे खेमचंद जवाब देना है। देखिए, जो वोट परसेंटेज गिरे हैं उससे आप नहीं तय कर सकते कि वो सरकार के अगेंस्ट। मैं कह रहा हूँ आत्मविश्वास बढ़ा है, मैं ये कह रहा हूँ आत्मविश्वास बढ़ा है, वो किसी के पक्ष में आत्मविश्वास। लेकिन आत्मविश्वास की बात जो है उससे तो चुनाव थोड़ा सा और बेहतर होगा ना।
हाँ। जो नीरस हो रहा था ये चुनाव, एक पक्ष एक तरफा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि मैं तो पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि ये चीजें आई हैं और इससे लेकिन चुनाव बेहतर होगा, मुद्दे सही तरीके से तय करने चाहिए। ये जो जाति का खेल खेला जा रहा है इससे कुछ भी तय होने वाला नहीं है। ठीक है, आशीष जी जवाब दीजिए। पहली बात तो देखिए, ये हमारे जो भाई राजनीतिक विश्लेषक बन के आए हैं, ये मुझे लगता है कि ये संघ के पूरी तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें आशीष जी, किसी ने हर विचार होता है, नहीं, हर मैं बता पत्रकार रहा का हूँ, विचार सुनिए होता ना, है। उसका कारण बता रहा हूँ। इन्होंने एक बार बोला, मुझे एक बात बताइए, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, गरीब माँ का बेटा हूं। एक स्टेटमेंट मुझे दिला दीजिए कि राहुल गांधी ने कभी ऐसा कहा हो। ऐसा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा? तो ओबीसी है होंगे तब तो बोलेंगे। तो सुनिए ना, मैं बता रहा हूं ना, आप एक राजनेता हो, आप समाज के बीच में जाते हो, तो भारत देश के अंदर हर समाज के लोग हैं, तो वहां पे आप अपने जात का कार्ड खेल रहे हो। तो ये जात का कार्ड खेलने का काम किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इनकी जुबान सिल जाती है, एक मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। और दूसरी बात, हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा है कि गरीबों के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, निश्चित तौर पर उसकी जातीय जनगणना होगी। और राहुल गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले ही एक सभा हुई थी, उन्होंने सभा में कहा ये बात कि मैंने इसे अपने जीवन का, लाइफ का मिशन बनाया है और हर हाल में मैं इसको करवाऊंगा। और जब से उन्होंने ये बात की है, तब से ये सब बाकी चीजें ये सब नाचनी चालू हुई है। कभी ये कहना, कभी वो कहना, कभी मंगलसूत्र कहना। देखिए, राम भगवान, राम राज्य की, हम किस राम राज्य की कल्पना करते हैं पता है? जब राम भगवान वनवास से लौट के अयोध्या आए थे, तो उस समय आपने देखा होगा पूरे अयोध्या के जो ग्रामवासी थे, अपने राजा का स्वागत करने के लिए प्रजा खड़ी थी। लेकिन इस बार जो हुआ, इस बार जब राम भगवान को लाया गया, तो वहां पे वीवीआईपी कार्ड भेजकर सिर्फ वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया, और जो गरीब लोग गए थे, गरीब लोगों को पहले कहा गया कि 3 किलोमीटर के दायरे से सब बाहर रहे, उसके लिए सुरक्षा लगाई गई। क्या ये राम राज्य है? तो इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है आशीष जी। सुनिए ना, बता रहा हूं ना, सुरक्षा क्या, पहले लोगों की जरूरी है कि जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो जरूरी थे। कि अभी यही तो हुआ ना, मेरठ में भगवान राम के किरदार निभाने वाले को आपने उतारा बतौर कैंडिडेट, और कल ही वो अपना बोरिया बिस्तर बांधे और वहां से निकल गए मुंबई के लिए। ऐसा जनसेवक आप क्या लेके गए थे? आज आप देश में आए हो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, देश की युवाओं में बड़ी क्षमता है। इस वजह से राहुल गांधी जी ने पहली नौकरी पक्की का वादा किया है, और इसके पहले भी न्याय योजना जो 72,000 देने की बात की थी, यही मैं आपको पांडे जी बताना चाहता हूं, यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मनरेगा के ऊपर घोटाले का आरोप लगा के मनरेगा पे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हंसने का काम करती थी। लेकिन यही कोविड में जब देश को पूरे लॉक करके रखा गया, इसी मनरेगा के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था चली, लोगों को सुचारू रूप से 2 वक्त की रोटी रोजी मिली, वहां उसी बात की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र सरकार के कैबिनेट के अंदर करनी पड़ी और सभी लोगों को सराहना करनी पड़ी। तो आज हम ये कह रहे हैं, मनरेगा को हम और मजबूत करेंगे, उनकी आय 400 रुपए करेंगे, और शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा की तर्ज पे हम रोजगार देंगे। जो युवा पढ़ के बाहर निकल रहे, डिप्लोमा होल्डर्स हो, ग्रेजुएट होल्डर हो, उनको 1 लाख रुपए देने का हम काम करेंगे। लेकिन आपका सारा सिस्टम जात के आधार पर है ना, देने काम करेंगे। आशीष जी, सारा सिस्टम जात के आधार पर है। खेमचंद शर्मा जी से पूछता हूँ, खेमचंद शर्मा जी, आप मान कर लेते जाति जनगणना में क्या दिक्कत क्या है? मान लीजिए जब आपने कह दिया संविधान, जातीय जनगणना सिर्फ अर्थ ये है पांडे जी, जातीय जनगणना का अर्थ इतना सा है कि आखिर क्या डर है इस बात का? एक बार मोदी जी, ये समझ लीजिए कि ये स्पेशल मोदी जी के लिए कराया जा रहा है। मोदी जी क्या नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं उनकी जानकारी हो जाए? सारे गरीबों को क्यों नहीं भला करना चाहते आप? चलिए ठीक है, खेमचंद जी से जवाब। खेमचंद जी, आप मान गए जाति जनगणना वाली बात में, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को, जब आप मान गए कि भाई आरक्षण? चिंता नहीं जी, देखिए, इनको चिंता नहीं है कि गरीब लोग गरीबी से बाहर कैसे निकले।
3-4 पीढ़ी निकल गई, गरीबी हटाओ की बात करते, इसी के लिए राम मंदिर के उद्घाटन में गरीबों को भागा दिया गया था, अमीरों को बुलाया गया था। आशीष जी सुन मोदी लीजिए, जी ने आशीष जी, महागरीबी जवाब से बाहर निकाला है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एम्पावर कर रहे हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं, राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, 55 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए लाके छोड़ दिए देश के, वो कौन भरेगा? नल से जल देने की व्यवस्था कर रहे हैं, टॉयलेट बनाने का काम कर रहे हैं, अच्छा ईंधन दे रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी युवाओं को अच्छे मौके दे रहे हैं, उनको स्किल रीस्किल अप स्किल करा रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसानों पे गोलियां चलवा रहे हैं, किसानों पे गाड़ियां रोदवा रहे हैं, आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, वो विकसित भारत बनाने की बात कर देश की दलित गरीब महिला को रात में चलवा रहे हैं, की बातें करते हैं, समाज पूरे परिवार को आशीष जी उड़वा अगर रहे हैं। आशीष जी बोले ये हमेशा से नकारात्मक बात करते हैं, ये देश को बदनाम करने की बातें करते हैं, देश के खिलाफ साजिश करते हैं। आज पूरा विश्व भारत को ब्राइट स्पॉट कह रहा है और ये हमारी इकोनॉमी को बदनाम करते हैं, हमारी कंपनियों को बदनाम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बदनाम करते हैं, विदेशी कंपनी और विदेशी प्रोडक्ट की ये सराहना करते हैं। हम सब यारी को बदनाम करते हैं, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से बीफ कंपनियों से भी आप लोगों ने चंदा खाया, किस मुंह से रहे थे? ये चाहते थे कि विदेशी योगी आदित्यनाथ जी गौ हत्या के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बोलने में शर्म आनी चाहिए। और ये लोग किस मुंह से कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाएंगे? काम करें, आगे ले जाने का काम करें। जवाब ले लीजिए आशीष मिश्रा जी, बोले कॉम्प्रिहेंसिव हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसी है और वो पॉलिसी लगातार सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। हम उसका जो फायदा है जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर जाति तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग से पॉकेट बनाया था कि कुछ जातियां जिनको लाभ नहीं मिला था इतने सालों के बाद, क्योंकि जो कांग्रेस की सोच है, समाजवादी पार्टी वालों की सोच है, इंडी गठबंधन वालों की सोच है, एक पर्टिकुलर वर्ग ही उसका आनंद लेता रहे, बाकी जो लोग हैं उस पर्टिकुलर वर्ग में ओबीसी में या एससी एसटी में उनको फायदा मिले ना मिले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ओबीसी और एससी एसटी के रिजर्वेशन में अब ये मुसलमानों को घुसा रहे हैं, रोहिंग्या को घुसा रहे हैं, बांग्लादेशियों को घुसा रहे हैं, तो ये महापाप कर रहे हैं। ये हमारे दल सेक्युलर के साथ में आपने किस प्रकार की यारी कर रखी थी? वो संविधान साफ साफ कहता है धर्म के आधार पर नहीं बदल दिया, नहीं होना चाहिए और हम नहीं देंगे। जिस तरीके से ये ओबीसी का हक मारना चाह रहे हैं, सीएसटी का हक मारना चाह रहे हैं, मुसलमानों को देना चाहते हैं, रोहिंग्या को देना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को देना चाहते हैं, वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी होने नहीं देंगे। हम सबका विकास करते हैं, हमने जितनी भी पॉलिसी बनाई, चाहे वो फ्री राशन की पॉलिसी हो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हमने सबको दी, जिसमें माइनॉरिटी भी आते हैं और मेजोरिटी भी आते हैं। हमारा कहना है कि हम वी विल वर्क फॉर ऑल। मुसलमानों का, दलितों का मुझे वोट नहीं चाहिए करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के आधार पर काम करते हैं, तोड़ने वैसे भी आप पेशाब करने वाले लोग हैं। गांधी जी आप नहीं बुलाते हो या सरदार पटेल की बात मानी जाती द्रौपदी मुर्मू जी का इससे अधिक अपमान भारतीय जनता पार्टी और क्या करेगी, क्या करेगी? आशीष जी ठीक है, खेमचंद जी आपकी बात इन्होंने जम्मू कश्मीर का आधा भाग पाकिस्तान को दे दिया, चाइना से हार गए, हजारों किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी और आप देखेंगे इनके कोई शर्म नहीं थी, कहते थे यहाँ तो कुछ नहीं होता, घास तक नहीं होती, दे दी तो दे दी, क्या फर्क पड़ता है, ले ली तो ले ली, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही हमारा टापू श्रीलंका तक हमारा देश उनको भुगत रहा है। आज भारत में सिर्फ एक ही होप है और वो मोदी जी, और मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लोग हमारे साथ खड़े, लोग चाहते हैं पीएम साहब तीसरी बार आए, देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाए, देश को विकसित भारत बनाए। युवाओं के लिए जो मौके उन्होंने जनरेट किए 10 साल में, आज पूरा विश्व कहते हैं कि देश की जनता इन्हें चाहती है। ठीक है, परेशान है, अमेरिका परेशान है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी परेशान है, लेकिन हमारे मजबूती से आगे अगर आपको चाहती तो हमको 13 करोड़ वोट नहीं मिले होते, और आपको जिस प्रकार से वोट मिले हैं वो सब जानते हैं। आज आपको यह बात आके कहनी चाहिए 5 साल के बाद कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कौन था, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आए थे, 44 जवानों के मंगलसूत्र जिन महिलाओं के छीने गए, सेना के जवानों के पत्नियों के, वो उसका जिम्मेदार कौन? पुलवामा हमले में किस आरोपी को आपने पकड़ा? डीवाईएसपी जो वहां पे थे उनके कनेक्शन किसके साथ में जुड़े थे? ये बात आज आपको कहने की जरूरत है। 5 साल के बाद आज आके आप ये सिखा रहे हो कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हो। ठीक है, अन्न की योजना हम लाए थे, अन्न की योजना हम लाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन की योजना हम लाए, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार। ठीक है आशीष मिश्रा जी, समय खत्म हो गया। एजुकेशन के ऊपर भी हथियार चलाने का काम किया है। आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि 55 लाख करोड़ रुपए का देश का कर्जा 205 लाख करोड़ कैसे पहुंचा। ठीक है आशीष जी,
तो लगातार जो है चुनावी चर्चा पे जो है आज हम बात करते हैं आरक्षण पर। वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप सभी मनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।